हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक रानी नागफनी की कहानी में जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उसका आगे के भाग होना बातचीत शादी की, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों उसका देख लेते हैं। इधर मुख्य अमात्य राजा राखड़ सिंह के पास गए। राजा ने पूछा, टेंडर भिजवा दिया? जी हाँ, तभी भिजवा दिया था। फिर क्या हुआ? टेंडर खुले ही कि नहीं? मुझे बड़ी चिंता है, इस लड़की को जल्दी ठिकाने लगाओ। मुख्य अमात्य ने कहा, मैं रात दिन इसी प्रयत्न में लगा हूँ। टेंडर का कोई भरोसा नहीं, अपना टेंडर मंजूर भी हो सकता है और नहीं भी। आप जानते हैं कि राजा भयभीत सिंह बड़ा लोभी है। कोई अगर 10 सरफियाँ बढ़ा देगा तो उसी को लड़का दे देंगे, इसलिए मैंने इस मामले में कूटनीति से काम लिया। मैंने अस्तभान को यहीं बुला लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। बोले, तो क्या वह यहीं है? मुख्यमत बोले, जी हाँ, अतिथिशाला में है। वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक है। जब बेटा लड़की से प्रेम करता हो तो बाप की एक नहीं चलती। बाप से लड़ने का काम बेटे को ही सौंपा जा सकता है। मैं ऐसी चाल चला हूँ कि अस्तभान को बिना कुछ दिए शादी हो सकती है। हम आज ही दोनों को सरकारी शादी करवा दें। अस्तभान इतना बेताब है कि वह एकदम कर लेगा। इस तरह हमारा 25 लाख भी बच जाएगा। राजा ने कहा, योजना तो बहुत अच्छी, पर मैं उसके बाप को जानता हूँ। उस बाप का बेटा इतना बुद्धू नहीं हो सकता जितना तुम समझ रहे हो। मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, महाराज, यह आवश्यक नहीं कि चतुर बाप का बेटा भी चतुर हो। हर बेटा बाप से आगे बढ़ना चाहता है। जब वह देखता है कि चतुराई में वह आगे नहीं बढ़ सकता तो बेवकूफ़ी में आगे बढ़ जाता है। अस्तभान को मैंने जांच लिया। हाँ, उसका साथी अलबत्ता जरा तेज है। राजा ने कहा, खैर तुम प्रयत्न करो, जितने कम में हो सके मामला निपटाओ। कब शादी होनी है? मुख्यमंत्री ने कहा, आज ही हो जाए, दोपहर बाद। मैं अस्तभान के पास जाता हूँ, आप राजकुमारी को तैयार कराइए। मुख्य अमात्य अतिथिशाला चले गए। राजा ने रानी से नागफनी की तैयारी करने के लिए कहा। जिस समय मुख्य अमात्य अतिथिशाला पहुंचे, वहां एक ब्राह्मण अस्तभान और नागफनी की जनपत्रियां खोले बैठा था। वह फल बतला रहा था। राजकुमार, भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। ऐसी जोड़ी त्रिलोक में नहीं मिलती। 36 गुण और 72 दुर्गुण मिलते हैं। जीवन सुखी रहेगा, भरा पूरा परिवार रहेगा। मुफतलाल ने पूछा, संतति का क्या योग है? ब्राह्मण ने ग्रह दशा देखकर बताया, ग्रहों को देखते हुए 19 संतानें का योग है। अगर बीच में फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन आ गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बात यह कुमार की विज्ञान ने ग्रह फल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हम 9 ग्रह मानते हैं, उनके फल से मनुष्य का भाग्य निर्णय होता है। अब कुछ देश कृत्रिम ग्रह बनाकर छोड़ रहे हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारे ग्रहों के फल में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए फल निश्चित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, अच्छा विप्रदेव, आप पोथी पत्रा समेटें। विज्ञान के कारण आपकी दक्षिणा में फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण ने पोथी पत्र समेटा। अस्तभान ने उसे 1 सरफी दी और वह आशीर्वाद देकर चला गया। मुख्यमंत्री ने एक क्षण में मुख पर घोर पवित्रता और सद्भावना धारण कर ली और कहा, कुमार, आपने मेरा राजनीतिक जीवन कम से कम 25 वर्ष दिया। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक अपने पद पर रह सकूंगा और पद पर ही मरूंगा। मेरी बड़ी लालसा है कि मेरी अंत्येष्टि राष्ट्र की सम्मान के साथ हो। मुफतलाल ने कहा, ऐसी इच्छा स्वाभाविक है। सत्ता का मोह किसे नहीं होता। इंद्र सत्ता के लिए कितनी अप्सराओं से, कितने तपस्वियों की साधना भंग करवा चुका है। पद की कुर्सियों में गीली तोंद लगी रहती है, जो बैठता है चिपक जाता है। जब मामूली कुर्सियों में इतनी गोंद होती है, तब आपकी तो मुख्य अमात्य की कुर्सी है, वह तो पूरी गोंद की ही बनी होगी। मुख्य अमात्य को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। वे तुरंत अपने विषय पर आए। बोले, कुमार, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी वैसे ही आपकी हो जाए। आपके उपकार का बदला जितने अंश में चुक जाए उतनी ही मेरी आत्मा हल्की होगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी आज ही और यहीं हो जाए। अस्तभान यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और बोला, सचमुच? क्या सचमुच आज ही शादी हो सकती है? मुख्यमंत्री ने कहा, हाँ, मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारे राज्य के कानून कुछ भिन्न प्रकार के हैं। इनके अनुसार आप आज ही सरकारी विवाह दफ्तर में जाकर शादी कर सकते हैं। आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा जिस पर किसी राज्य में आपत्ति नहीं उठाई जाएगी। मैंने महाराज से अभी बात की है। पहले तो वे इतनी जल्दी विवाह करने को तैयार नहीं थे, पर जब मैंने इस प्रश्न पर इस्तीफा देने की धमकी दी तब वे राजी हो गए। मुफतलाल ध्यान से मुख्यमंत्री के चेहरे को देख रहा था। मुख्यमंत्री भी सशंकित दृष्टि से उसकी प्रतिक्रिया को ताड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को समझ गए।
मुफतलाल ने कहा, मेरा एक विनम्र निवेदन है, जब 25 लाख का टेंडर भर ही दिया गया है और आप इस संबंध के लिए तैयार है तो 2-4 दिन बाद विधिवत विवाह क्यों ना हो। आखिर कुमार के भी पिता हैं, वे भी शादी बड़े ठाठ से करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कठोरता आ गई। अस्तभान भी इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ। वह कुछ बोलने वाला था कि मुफतलाल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुख्यमंत्री वाणी में खूब मिठास लाकर बोले, मैं तो कुमार के हित की दृष्टि से ही जल्दी करना चाहता था। आप जानते हैं कि आपके महाराज हठी स्वभाव के हैं। हो सकता है कि वे किसी कीमत पर यह संबंध ना करे, तब आप क्या करेंगे? तब मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। अस्तभान स्वीकृति दे ही रहा था कि मुफतलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे उठाते हुए कहा कि हम लोग जरा आपस में सलाह कर लेना चाहते हैं। वह कुमार को उठाकर भीतर कमरे में ले गया और वहाँ कहा, कुमार, आप बहुत उतावले हो रहे हैं। आप जानते कि राजनीति की हर बात में कोई दांव पेच होता है, उसे एकदम स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह जो कहता है प्रयोजन ठीक उसके उल्टा होता है। यदि वह आपको भला आदमी कहे तो समझना चाहिए कि वह बुरा आदमी समझते। यदि आपकी भलाई करने को उत्सुक हो तो निश्चय ही वह अपनी भलाई नहीं करना चाहता। मुख्य मात आपके भले के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे उनकी नीयत पर शक होने लगा। अस्तभान ने खींच कर कहा, पर अब उसका क्या स्वार्थ हो सकता? मुफतलाल ने कहा, वह 25 लाख बचाना चाहता है। यदि आपका विवाह आपके पिता के मार्फत होगा तो यह रकम देनी होगी। यहाँ जल्दी शादी कर लेने से यह रकम बच जाएगी। अस्तभान ने मुफतलाल की बुद्धि की बहुत तारीफ की और कहा कि तुम आगे चलकर बहुत सफल कलेक्टर बनोगे। मुफतलाल बोला, आप उसे साफ कह दीजिएगा कि हम अपने नगर में जाकर विधिवत विवाह करेंगे। आपकी चाल कटती देख वह समझौता करना चाहेगा, तब हम 15 लाख झटक लेंगे। वे दोनों बाहर आए। मुख्यमंत्री ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। अस्तभान ने कहा, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, पहले घर जाएंगे। मुख्यमंत्री बेचैन हो उठा। पूछा, क्यों? आपका विचार क्यों बदल गया? अस्तभान ने कहा, इसलिए कि हम आपकी चाल समझ गए। आप हम अपने 25 लाख बचाना चाहते हैं। हम कोई नादान बच्चे नहीं। मेरी नाड़ियों में राज रक्त है और मेरा यह मित्र मुफतलाल जब कलेक्टर बनेगा तब अच्छे अच्छे मातों को जेब में रखेगा। मुख्यमंत्री ने देखा कि उनके पत्ते उघड़ गए। वे समझौते के स्वर में बोले, कुमार, मैं अपने राज्य का हित देख रहा हूँ और यह कोई बुरी बात नहीं है। आप भी यही कर रहे हैं। अब हम लोग खुलासा बात कर लें, बीच की कोई रकम तय हो जाए। हम आपको 10 लाख दें तो क्या आप अभी विवाह कर लेंगे? अस्तभान ने यह रकम स्वीकार कर ली। मुख्यमंत्री यह कहकर विदा हुए कि हम राजकुमारी की तैयारी कर देते हैं, आप भी विवाह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाइए। होना शादी और रहना सुख से सबका। इधर महल में नागफनी का श्रृंगार होने लगा। उपटन से स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। नागफनी ने करेला मुखी से कहा, सखी, एक बात तो बता, मेरे भूतपूर्व प्रेमियों ने जो कपड़े और आभूषण दिए उनका क्या करूं? क्या उन्हें वापस कर दूं? करेला मुखी ने कहा, नहीं राजकुमारी, इतना कठोर ना बनो, इससे उन बेचारों का हृदय फट जाएगा। इनको अपने साथ ले जाओ। नागफनी ने कहा, पर वे अस्तभान क्या सोचेंगे? प्रेमियों के उपहार ससुराल ले जाना क्या अच्छा है? करेला मुखी ने कहा, कुमार बहुत उदार विचारों के हैं। वे स्वयं प्रेम कर चुके हैं और उनके दिए वस्त्र आभूषण कई कुलवधुएं पहन रही हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव बहुत प्रेमपूर्ण है। जब तुम विवाह के पूर्व प्रेम कर चुकी हो तो विवाह के बाद तुम पति को बहुत प्रेम करोगी ही। नागफनी ने वस्त्र आभूषण भी पेटिये में रख लिए। सखियां इकट्ठी हो गई और मंगल गान होने लगा। नागफनी और करेला मुखी गले मिलकर सावन भादो के रूप में रोने लगी। नागफनी ने कहा, सखी, तुझे छोड़ते हुए मेरा हृदय फटा जा रहा है। यदि अपने पति के आचरण पर मुझे विश्वास होता तो मैं तुझे अपने साथ ले चलती, पर जैसा तू जानती है वे बहुत चंचल स्वभाव के हैं। मेरा जी यह सोचकर फटा जा रहा है कि अब तेरा क्या होगा। तू अब विवाह कर ले। करेला मुखी बोले, किससे करूं? मैंने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे विवाह भी करना है। एक आदमी ने मेरे मन को जीता है। नागफनी ने उत्सुकता से पूछा, वह भाग्यवान कौन है? करेला मुखी ने लजाते हुए कहा, राजकुमार के सखा श्रीमान मुफतलाल जी। यह सुन नागफनी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, सखी, वह आदमी मुझे भी बहुत पसंद है। यदि राजकुल में शादी करने की मजबूरी ना होती तो मैं उससे शादी करना चाहती। तू अवश्य उससे शादी कर ले। करेला मुखी ने कहा, नहीं, अब नहीं करूँगी। यदि आपका मन भी उसके प्रति आकर्षित हो चुका तो उससे शादी करना मेरे लिए खतरनाक है। जैसा तुम्हें राजकुमार के मन पर भरोसा नहीं है, वैसे ही
मुझे तुम्हारे मन पर नहीं, मैं उनसे शादी कर लूँ और फिर तुम उन्हें हथिया लो तो मेरा क्या होगा। नागफनी ने करेला मुखी को बहुत समझाया कि मैंने तो यूं ही वह बात कह दी थी। उसने कहा, सखी तू निश्चिंत रह, मुफ्तलाल जैसे 2 कौड़ी के आदमी पर क्या मेरा मन आ सकता है। ना उसके पास धन है ना सौंदर्य, उस जैसे निकम्मे आदमी से भला मैं प्रेम कर सकती हूँ। ये उद्गार सुनकर करेला मुखी अस्वस्थ हुई। उसने कहा, यदि वास्तव में तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो तो मैं उनसे शादी कर लूँगी। स्त्री निष्कृष्ट से निष्कृष्ट आदमी से भी शादी कर लेगी, पर श्रेष्ठतम पुरुष का भी दूसरी स्त्री से बंटवारा नहीं करेगी। हे राजकुमारी, तुम ससुराल जाकर उनका मन मेरी ओर फेरना। नागफनी ने उसे वचन दिया और दोनों सखियाँ फिर गले मिली। इतने में विवाह दफ्तर जाने का समय हो गया। नागफनी अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे दफ्तर की ओर चली। उधर मुफ्तलाल ने भी अस्तभान को अच्छे कपड़े पहनाए और दोनों विवाह दफ्तर पहुंचे। वहां अस्तभान की आंखें नागफनी से मिली तो दोनों सुध बुध भूल गए। नागफनी हर्ष से मूर्छित हो गई। करेला मुखी ने उसके मुख पर पानी छिड़का, तब उसे होश आया। विवाह अधिकारी ने कागजों में खाना पूरी की। उसने पहले नागफनी से दस्तखत करवाए, इसके बाद अस्तभान के आगे कागज बढ़ाया। अस्तभान ने कलम हाथ में लिया, तभी मुफ्तलाल ने पीछे से उसके कान में कहा, पहले पैसे ले लो। अस्तभान मुख्य मात की तरफ देखने लगा। मुख्य मात ने कहा, कुमार दस्तखत कीजिए ना। अस्तभान ने कहा, पहले 10 लाख का चेक दीजिए। मुख्य मात ने कहा, हाँ हाँ, चेक तो हम दे ही देंगे, आपको जरा भी विश्वास नहीं। अस्तभान कलम को लिए खड़ा रहा। आखिर मुख्य मात ने जेब से चेक निकालकर उसके हाथ में रख दिया। अस्तभान ने दस्तखत कर दिए। बाहर शहनाई बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, नगर में जय जयकार होने लगे। सारे नगर में खुशी छा गई। सब लोग इस जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। समझदार कहते, जोड़ी ऐसी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल योग्य। इस शादी में 2 घर बिगड़ने से बच गए। दोनों की शादी परस्पर ना होकर अलग अलग होती तो 2 घर बर्बाद होते। इस जोड़ी की बलिहारी है। सब सुख से रहने लगे। अस्तभान और नागफनी अपने महल में सुखपूर्वक रहते और उनके विवाह के दिन दोनों राज्यों में हर साल उत्सव होता था। इस दिन प्रेमी प्रेमिका उपवास रखते थे और प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, जैसी नागफनी अस्तभान की जोड़ी जुड़ी वैसी हमारी भी जुड़े। मुफ्तलाल की शादी करेला मुखी से हो गई। वह कलेक्टर हो गया। कई बार वह घूस खाने के मामले में फंस गया, पर इस कारण छोड़ दिया गया कि रानी साहिबा की सखी का पति है। राजा भयभीत सिंह सफेद बाल उखाड़ने से परेशान होकर अब बचे हुए काले बाल उखाड़ने लगे थे। गोवर्धन वृद्धावस्था और रोग के कारण उठ बैठ नहीं सकते थे। वे बहरे और गूंगे हो गए थे, पर अभी भी मुख्य मत बने हुए थे। वे एम्बुलेंस में विधानमंडल जाते और इशारे से जवाब देते। भैया साहब रोज सवेरे गोवर्धन बाबू के बंगले पर हाजिरी देने पहुंचते थे। कुमार के प्रेम पत्र पहुंचाने वाला प्रोफेसर एकदम प्रिंसिपल बना दिए गए। जिन पुलिस अफसरों ने जोगी प्रपंचगिरी को पकड़ा था वे बर्खास्त कर दिए गए थे। जोगी प्रपंचगिरी अपने नगर की नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए थे। वे नागरिक जीवन सुधार रहे थे। राजा निर्बल सिंह यह लोग छोड़ गए थे। उनके बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई, जिससे आधे बेटे मारे गए। उस राज्य में अराजकता देखकर पड़ोसी राज्य राखड़ सिंह ने शांति और सुरक्षा के लिए उस राज्य पर कब्जा कर लिया। अस्तभान जिस विद्यालय से BA में फेल हुआ था उसने उसे ससम्मान ऑनरेरी डॉक्टरेट दे दी और स्वयं गौरवान्वित हुआ। तो दोस्तों, ये रही नागफनी की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करिए। धन्यवाद।